नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कि यदि यदि 7 बजे से पहले मैं फ्री हो गया तो निश्चित रूप से आज की क्लास आएगी और आ गई है। ठीक है, बढ़िया है, चैलेंजिंग है। ऐसे चैलेंजिंग जब टास्क करने होते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि हाँ, वो ड्यूटी करनी है, लेकिन एक चैलेंज के तौर पर कि क्लास भी लेनी है। आनंद आता है। और इस देखते हैं हर रोज के टास्क, जब इस टास्क बेस्ड काम किया जाता है तो बड़ा जीवन का जो है आनंद ही अलग होता है। और आज की क्लास का भी आनंद अलग होने वाला है, क्योंकि जैसा आपको थंबनेल दिख रहा है, रानी पद्मिनी की कहानी। वैसे तो आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी मेरे से ज्यादा विद्वान हैं और आप लोगों ने बॉलीवुड को बहुत अच्छे से देखा होगा, लेकिन बॉलीवुड में जो बताया जाता है वो कैरेक्टर तो बिल्कुल ही शूट नहीं करते और वो अपनी स्टोरी को रोचक बनाने के लिए बहुत कुछ उठा पटक करते हैं। वो तो मतलब बिल्कुल ही मतलब इतिहास को बिगाड़ने वाला काम है। मैं तो उसका बिल्कुल कतई समर्थक नहीं हूं। यदि पद्मिनी की अपन बात करें तो कतई जिसके दिमाग में ये छवि आ रही हो कि दीपिका पादुकोण पद्मिनी के रोल में, कतई बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पद्मिनी और उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। ये पद्मिनी जो थी वो बहुत सुंदर, अति सुंदर कहा जाता है वो थी। दीपिका को कौन सुंदर कहता है? आपको सुंदर लगती है किसी को? भाई कोई फैन हो तो बड़े, बुरा मानो तो 100 बार मान देना, लेकिन पद्मिनी की तुलना पद्मिनी की उससे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। न शाहिद कपूर की रतन सिंह से हो सकती है, न रणवीर सिंह की अपने अलाउद्दीन खिलजी से हो सकती है। तो ये तो इतिहास से छेड़छाड़ है। मैं तो इनका इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते बिल्कुल ही समर्थक नहीं हूं। तो अपने छवि जो है ना पद्मिनी के अंदर, उसकी छवि रख के मत देखना जो मैं स्टोरी बताऊं, जो आपको आज के इस क्लास में पढ़ाऊं। बिल्कुल ही आप नई छवि इमेजिन करें, जिसमें मैं जैसे बताऊंगा आपकी छवि जो है बन जाएगी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, मेवाड़ का ही वंश पढ़ रहे हैं, यानी कि आज अपन पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का प्रथम शाखा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला शाखा पढ़ेंगे मेवाड़ का, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी तो है अपनी जगह, किंवदंतियों पे आधारित है, लेकिन साथ साथ अपन को फैक्ट को भी साथ में लेकर चलना है। करें शुरू? चलिए, पहले मोबाइल आईडी स्क्रीन करो। और बिल्कुल मेरी नजरों में वे बड़े सिंसियर विद्यार्थी है जो इस क्लास के दरमियान चैट बॉक्स में बिल्कुल ही मैसेज नहीं करते, लाइव चैट में बिल्कुल मैसेज नहीं करते। 1000 की लगभग उपस्थिति होती है अपनी हर क्लास के अंदर, लगभग, लेकिन आप देखोगे कि 2 4 5 10 जने जो वही कमेंट करते हैं। और यहां कॉपी पेस्ट करके कितने ही सवाल पूछ लो, चाहे बुक का चाहे कोई भी, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यदि क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करके करोगे तो फिर भी दिया जाएगा, और बुक के बारे में तो पूछना ही नहीं। जब तैयार होगी हम खुद कह देंगे। हमें थोड़ी ऐसा थोड़ी तैयार करके हमको स्टोर रूम में रखनी है, ऐसा तो है नहीं। समय लगेगा, अभी भी समय लगेगा, 15-20 दिन, 25 दिन, महीना भर भी लग सकता है, क्योंकि बीच में हमारे एक्सेस, हम पूरे एक्सेस हो रखे हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, साफ कहता हूं मैं तो कमेंट मत करो। जब तैयार होगी जो चीज अपने आप बता दी जाएगी। ठीक है, कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, आगे से सूचनाएं मिलेगी। आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। आपकी नियमितता का हम ख्याल रख रहे हैं, आपके पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था है। अपने इतिहास इतना सारा पढ़ लिया, अब इसमें से सारी चीजें याद करते चलो, उतावल करनी नहीं है। और उतावल एक छोरो गया गुरुजी, क्या आप परीक्षा तक पूरा कोर्स करवा दोगे? इस गति से तो शायद ही हो। तो भाई जिसको विश्वास नहीं है वो समय रहते दूसरे प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, जिनको विश्वास नहीं है। मैं मेरी कार्यशैली के अनुरूप और मेरी एक स्ट्रेटेजी के अनुरूप काम करता हूं, और जितने बैच शुरू किए बकायदा पूरे करे हैं और उनके स्टूडेंट नौकरी लगे हैं। आज मैं जहां भी चला जाऊं वहां हर जगह मेरे स्टूडेंट मिलेंगे जो नौकरी लगे हुए हैं। तो उसके पीछे हमारा समर्पण है। जिसको विश्वास है जुड़े रहो, नहीं विश्वास है बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंतजार करते हैं। सीधा हिसाब है, आओ क्लास पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज मेन फोकस जो रहेगा अपना पद्मिनी रहेगा, यानी कि अपन आज पढ़ने वाले हैं रतन सिंह। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था समर सिंह। ठीक है, समर सिंह के बाद में अपन ने पढ़ा कि उसके 2 पुत्र थे। ठीक है, कुंभकर्ण नेपाल चला गया और रतन सिंह यहां पे रहा। रतन सिंह जो है रावल शाखा का अंतिम शासक। इसके बाद में शाखा आएगी राणा शाखा। अच्छा, आज की क्लास में अपन रावल शाखा का अंत और राणा शाखा का प्रारंभ दोनों करने वाले हैं, यानी कि राणा हम्मीर भी आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कई जने जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में रहता है ना कि सर जैत्र सिंह पढ़ा, तो जैत्र सिंह क्या वो हम्मीर के पिताजी जैत्र सिंह थे? रणथंबोर को आप यहां मत लाइए एक दूसरे को। यदि हम्मीर आ गया तो ऐसा नहीं कि हम्मीर एक ही हुआ, इतिहास में बहुत हुए हैं। पृथ्वीराज आ गया तो ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज एक ही हुआ, बहुत हुए हैं। तो उनको लिंक मत करिए। जहां पे जिसके पिताजी को याद करना होगा मैं बताऊंगा कि वहां पे उनके पिताजी को याद करना है। न आपको ये इस सन के चक्कर में पढ़ना है,
यहां पे उलझोगे तो फिर ये बाकी चीजें याद नहीं कर पाओगे जहां से सवाल आते हैं। जिस तरीके से बताता हूं उस तरीके से फॉलो करते हुए चलो, आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है। और बाकी यदि आपको लगे कि हाँ नहीं हमें तो ये भी होता है वो भी होता है, ये भी करना वो भी करना, तो फिर अपने अपने लिए तो सब स्वतंत्र है। ठीक है। चलो, तो अपने जो कुंभकर्ण नेपाल गया ना उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि अपने सिलेबस में नेपाल का इतिहास है ही नहीं। अपने सिलेबस में है मेवाड़ मारवाड़ के इतिहास है। तो यहां पे कौन रहा है? राणा राणा क्या, रावल रतन सिंह। राणा नहीं कह सकते यहां क्योंकि इसके बाद में शाखा आएगी। तो रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह में जो पढ़ने लायक फैक्ट है, बिल्कुल फोकस हो जाओ, मजा आने वाला है। देखो, रावल शाखा का अंतिम शासक है, सबसे पहला चीज। अब क्यों है और कैसे शाखाएं अलग बटी है मैंने बता दिया था कल। किसके समय अलग बटी है? रण सिंह के समय। ठीक है, फोकस हो जाओ पूरी तरीके से। रण सिंह के समय बटी है। रण का मतलब मैंने आपको बताया युद्ध, यानी कि दो जने होंगे तभी युद्ध होगा, एक वर्सेस एक, तभी तो युद्ध होगा। तो यहां पे यानी कि रण सिंह के समय दो शाखाओं में बट गई, एक शाखा यहां से चली, एक शाखा यहां से चली। ठीक, दो शाखाओं में बटी है, उसकी एक शाखा है रावल शाखा। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर था मैटर। तो ये जो होगा रावल शाखा का अंतिम शासक। इज दैट क्लियर? यस सर। इसकी रानी, यही तो मैंने पढ़ना है अपन को, रानी पद्मिनी। और अपने क्या इतिहास में पद्मावती भी नाम पढ़ने में आया, पद्मिनी भी पढ़ने में आया है। ठीक है, अभी मैं इसकी स्टोरी बताता हूं आप लोगों को। उससे पहले जो है ये थोड़ा सा मैं फैक्ट बता दूं। समकालीन दिल्ली का शासक आपको ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पे आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पे आक्रमण, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिस नहीं किया जा सकता। अलाउद्दीन का राजस्थान से ये नाता रहा है। अब बात करते हैं पद्मिनी की। बढ़िया स्टोरी शुरू करूं, कथा बाचनी शुरू करूं, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, वायलेंट बिल्कुल नहीं, शोर शराबा बिल्कुल नहीं, चुपचाप, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप। सीढ़ी का बाप पहले बोला उसको पाप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? इसका नाम है पद्मिनी। अब ये जो कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किस पे आधारित है? किंवदंतियों पे। और ये स्पेशली जो कहानी कही गई है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत, उस पे आधारित है। कई इतिहासकार इस पे विश्वास नहीं करते कि ये जो है ये बात नहीं हो सकती, जिसमें पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सूर्यमल मिश्रण इसको नहीं मानते। बाकी के कई जने जो है मानते भी है। कई जनों ने घुमा फिरा के, थोड़ी बहुत घुमा फिरा के, जैसे मोहम्मद नैन सिंह और इन्होंने घुमा फिरा के इस स्टोरी को ही बताया कि ये है। एक चीज बताऊं कि ये जो रचना लिखी गई, ये 1540 में लिखी गई है, यानी बाद में शेरशाह सूरी के समय। और ये घटना कब की है? 1303 की घटना है। तो यानी कि 200 साल, लगभग 200 सवा 200 साल बाद में किसी घटना का जिक्र। अब मैं अपन आज 21वीं सदी के अंदर 2023 के अंदर अपन 1800 की किसी घटना को व्यवस्थित लिखने जाए तो निश्चित रूप से अपन उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सोर्सेज और फिर थोड़े जो है अपन कपोल कल्पित करके और थोड़ा सा उसको रोचक बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस पे विश्वास कई इतिहासकार कम करते हैं। लेकिन जो घटना है, जो इतिहासकार विश्वास करते हैं, वो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखो पद्मावती। पद्मावती जो है आपको पता है कि अपने देखो, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के पास में यहां पे एक देश है जहां पानी टप्पो पड़े, जड़ श्रीलंका। ठीक है, ये देश कौन सा है? श्रीलंका। इस देश को उस समय कहा जाता था सिंघल द्वीप। क्या कहा जाता था? सिंघल द्वीप कहा जाता था कि सिंघल द्वीप। अब सिंघल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। यहां के राजा का क्या नाम था? गंधर्व सेन। और इसकी पत्नी थी चंपावती। चंपावती। और इन दोनों की जो है पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। अब आयड़ी राजकुमारी थी पद्मिनी के, मतलब कहता इतिहासकार इन तारीफ करे कि इन मतलब यानी हाथ दियो दागो लगे, दूध दुलियोड़ी, मतलब साफ जग रंग, कोमल पतलंग, मतलब होठ तनवंगी, बहुत ही लटा भी, यहाँ पे ऐसे लट भी आ जाए ना तो ऐसी लगती है कि ये हटाए नहीं, इतनी सुंदरता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। मृग नयनी, मतलब आंखें भी ऐसी हिरनी के जैसी, और यदि पसीना भी यहां से टपक रहा है तो मतलब किसी को नजर हटाने तक की इच्छा नहीं हो। और जब कहते हैं कि वो पानी भी यदि पीती थी ना तो उसकी मतलब एक एक घूंट जो यहां से उतरता दिखता था। अब बताओ दीपिका कहां होड़ करेगी? कर सकती है क्या? कौन करे? बिल्कुल सवाल ही कौन। तो इसलिए मतलब इतनी सुंदरता थी।
हर कोई जो देख ले मोहित हो जाए, जो इसको देख ले उसको मतलब अगले 2 3 4 5 7 रात जो है नींद नहीं आती थी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी सिंहल द्वीप की, जिसका नाम था पद्मिनी। इसका एक तोता था जो हीरामन तोता हुआ करता था। क्या हीरामन, गागरोनी तोते होते हैं ना, हीरामन काउ 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 कर वो करे, यानी कि मानव की बोली बोलने वाले अलेक्जेंड्रिया पैराकिट जो होते हैं ना, वो वाले कि मानव की बोली बोलते। और ये तोता जो था ये पद्मिनी का तोता था। पद्मिनी इसके साथ में समय गुजारा करती थी। एक समय की बात है, पिंजरा रह गया खुला, तोता उड़ गया फुर। तोता उड़ा, तोते को पकड़ा एक शिकारी ने दे दिया ब्राह्मण को, जिसका नाम था राघव चेतन। ठीक है, क्या नाम था? राघव चेतन। राघव चेतन कहते हैं कि इसी का गंधर्व सेन का दरबारी हुआ करता था, ये बताते हैं दरबारी भी हुआ करता था, बाद में दरबारी बना इसका अपने रतन सिंह का भी। ठीक है, तो राघव चेतन को दे दिया। राघव चेतन ने उसके बारे में सुनी कथाएं कहानियां, उस तोते से सुना कि भाई ऐसी ऐसी राजकुमारी है, वो है। तो इसके मन में कहीं ना कहीं प्रेम के भाव उमड़ने लगे। तो एक तरफ तो राघव चेतन चाहने लगा पद्मिनी को, दूसरी तरफ राघव चेतन फिर यहां से चाहने लगा। और राघव चेतन ऐसे प्राप्त कर नहीं सकता था कि एक मतलब ये है, ये दरबारी तो रतन सिंह का था। वैसे राघव चेतन जो है यहां से जाता है रतन सिंह के दरबार में, वहां पे ये दरबारी बनता है और राघव चेतन स्टोरी सुनाता है रतन सिंह को। रतन सिंह भी जब स्टोरी सुनता है तो क्या मोहित हो गया कि हाँ ये बात तो है। तो फिर इसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो फिर रतन सिंह जो है तपस्वी का वेश बना के सिंहल द्वीप जाता है और वहां पे जंगलों में रहने लगता है। और किसी तरीके से फिर आपको बताया कि भाई जंगल में शिकार करने गए, कराए, ऐसे मतलब कई सारे इंसिडेंट हुए और कहीं ना कहीं जो है इनके भी बीच में प्रेम प्रसंग चल निकला। अब प्रेम प्रसंग चल निकला, रतन सिंह भी ऐसे दिखने में डील डोल के, मेवाड़ के शासक जो थे डील डोल के बहुत हष्टपुष्ट और दिखने में बहुत सुहावने हुआ करते थे। तो उसको ही देखते ही एक नजर में जो है पहली नजर का प्रेम हो गया और दोनों के बीच में प्रेम होने के कारण फिर बाद में बात पहुंची राजा तक। राजा ने भी शादी कर दी राजी खुशी के, भाई पसंद है ठीक है, बता दियो कि मैं मेवाड़ शासक हूं, मैं तो अटे ही मतलब तपस्या कर दो, ऐसे ही आया था वो, ये चीजें इनमें वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो है इनकी हो गई शादी, ये लेकर आ गए मेवाड़। मेवाड़ में कौन था? राघव चेतन था, दरबारी था राघव चेतन। राघव चेतन भी कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, अब राघव चेतन प्राप्त करना चाहता था और राघव चेतन ये बताते हैं कि चुपके चुपके निहारा करता था पद्मिनी को। तो ये बात पता चल गई रतन सिंह को। किन आदमी ने आ बात सहन वे कि बिन लुगाई ने कोई दूसरा आदमी चाह रही हो और चुपके चुपके निहारे। रतन सिंह ने उसको तुरंत ही, क्योंकि ब्राह्मण था तो हत्या तो नहीं कर सकता था, ब्रह्म हत्या का बोझ नहीं लेना चाहता था, तुरंत ही उसको दरबार से जलील करके निकाल दिया। इस आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचने के कारण ये राघव चेतन चला जाता है कहां? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी तक कैसे पहुंची ये बात की पद्मिनी जो है इतनी सुंदर है और इतनी ऐसे है वो है, यूं पानी घुटियो पियो तो आटे देखी जैन वो ये वो, इतनी मतलब बात वहां तक अलाउद्दीन तक पहुंची। अब अलाउद्दीन के मन में भी पद्मिनी को पाने की चाहत उमड़ने लगी। एक पक्ष तो है ये कि इनके बीच में संघर्ष का कारण ये है। ठीक है, अब ये भी जो है बात वहां तक पहुंचती है और बताते कि अलाउद्दीन करता है आक्रमण। अब देखो अलाउद्दीन का करवाते हैं अपन आक्रमण। ये बात अलाउद्दीन तक बात पहुंचती है। अलाउद्दीन कहता है कि पद्मिनी को मेरे पास भेज दो, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। रतन सिंह से सहन थोड़ी होगा। रतन सिंह ने कहा खोपड़ो खराब है कि एक थप्पड़ में भोगनो घुमा दूं तेरे। ऐसी बातें मतलब फीलिंग समझे आप कि ये चीज है। फिर उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है घेरा डाल देता है कि मैं तो या तो जीत कर ले जाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात है। और घेरा डालते, देखो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड लिख रखा है, जनवरी के अंदर घेरा डालते हैं और अगस्त तक घेरा रहता है, यानी कि लगभग 8 माह तक घेरा रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा था? आवासीय यानी कि लिविंग फोर्ट है, इसके अंदर ही कृषि की जाती थी, पानी की सुविधा अंदर थी, भले सालों साल निकल जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, आक्रांता भले ही बाहर है और बाहर तड़प तड़प के मर जाए तो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो है जीत नहीं सकते थे बिना गद्दारों के। उसके बाद में उनको वहां से जाना ही था। 8 महीने इंतजार किया, कोई जीती जा करी जा। ठीक है, फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से काम लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भिजवाया कि भैया ऐसा है रतन सिंह जी कि मैं आया तो था पद्मिनी की चाहत में, लेकिन मैं पता है आप क्षत्रिय हो और पद्मिनी को ऐसे मुझे दोगे नहीं। मैं सिर्फ जो है इतनी सुंदरता का बखान सुना है, मैंने कभी तक आज दिन तक ऐसी रानी ऐसी स्त्री देखी नहीं कि जिसके अंदर इतनी सुंदरता हो। मुझे जो है सिर्फ एक बार जो है इसका दीदार करवा दो, मैं सिर्फ देख कर जो है चला जाऊंगा, मैं अपने मन को मना लूंगा। रतन सिंह के तरफ खोपड़ो खराब है रे। हमारी शतरानियां जो होती है, हमारी जो रानियां होती है, वो किसी के सामने भी ऐसे वो कोई वस्तु है जो मैं तुझे उसे दिखाऊं और तू देखकर चला जाए, निकल जाए यहां से।
कोई संभव ही नहीं है। अलाउद्दीन फिर भी कहते हैं कि जिद पर अड़ा रहता है, और अलाउद्दीन कहता है कि चलो ऐसे कोई बात नहीं, मैं आपको कहता हूं आप मुझे ऐसे मत दिखाओ, पानी में प्रतिबिंब भी दिखा दो, मैं उसी से मान लूंगा। रतन सिंह के आग लारो छुड़ाओ रे इनू, मतलब वो माने कौन, वो ढीठ जू पड़ियो बारे यूं करे, चलो कोई बात नहीं, के तेरे को ये तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब किया कैसे, व्यवस्था कैसे की, पद्मिनी का प्रतिबिंब एक कांच में दिखेगा, उस कांच का प्रतिबिंब पानी में दिखेगा, और पानी के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी देखेगा, और उसके बाद में चला जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है आता है यहाँ पे, और इसी तरीके से उसको वाया वाया जो है दीदार करवाया जाता है, और कहते हैं कि वाया वाया दीदार के अंदर ही अलाउद्दीन के जो है अंदर जो पूरे तार जो है जनक उठते हैं कि अब तो जो है अपन से नहीं रहा जाता, अब तो इसको जीतना ही जीतना है। और उसके बाद में कि जैसे ही ये दीदार करता है तो अपने यहाँ पे यहाँ के राजस्थानी कल्चर के अंदर, राजस्थानी संस्कृति के अंदर ये परंपरा है कि कोई भी मेहमान आ जाए तो उसको सी ऑफ करने बाहर तक जाते हैं। यूं थोड़ी है कि मैं बैठा था बेडरूम में, मेहमान कह रही है कि जाओ, कि हाँ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अपने जो है उनको ससम्मान वहां तक जहां से उनका साधन है, या जहां से वो बिल्कुल अपने गेट के बाहर तक जो है अपन सी ऑफ करने जाते हैं, बस थोड़ा आगे चला जाए जब भी जय श्री करा के हाँ ठीक साहब ओके ओके हाँ साहब ठीक। और जब तक अपने यहाँ तो ये भी कल्चर रहा है, जहां तक देखने तक ओझल नहीं हो जाए तब तक भी खड़े रहते हैं। क्या ध्यान धके ध्यान हाथ ऊंचो करी तो पाचो करना पड़ी, नहीं तो बाण बुरो लाग सके कि मैं तो गया ही कौन पूरा, और तो मैं चला गया। तो सी ऑफ करने की क्या है, परंपरा रही है, ये संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है जो ये सिखाता है। रतन सिंह जी ने भी इसको फॉलो किया। रतन सिंह जी क्या इन छोड़े ना उरे, आयो तो आयो, अब मेहमान रूपी है, ठीक है छोड़ के आऊं। अलाउद्दीन के मन में तो कादा था, अलाउद्दीन खिलजी के मन में कीचड़ था, वो तो चाहता था कि ये आएगा मेरे को छोड़ने, और मैं तो जैसे ही सी ऑफ करने जाते हैं और उसी तरीके से चालबाजी करके, क्योंकि बाहर तो उनकी सेना थी अलाउद्दीन की, चालबाजी करके जो है रतन सिंह को वो गिरफ्तार कर लेता है, रतन सिंह को कैद कर लेता है और अपने खेमे में ले जाता है। अब अपने खेमे में ले गए, अब पीछे जो है भगदड़ मच गई कि रतन सिंह जी को ले गए, रतन सिंह जी को ले गए। अब पीछे जो है पद्मिनी वैसे बहुत दिमाग वाली स्त्री थी, और पद्मिनी के चाचा और पद्मिनी का भाई दो जो थे इनके साथ में रहते थे, जिनका नाम था क्या, गोरा और बादल। गोरा चाचा थे, बादल भाई था, ठीक है, गोरा और बादल। अब इन्होंने पीछे योजना बनाई कि रतन सिंह को छुड़ाना कैसे है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी छोड़ेगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया पद्मिनी को छोड़ो, रतन सिंह को ले जाओ। ऐसे कैसे, ये थोड़ी संभव है। तो पद्मिनी ने एक संदेश भिजवाया कि रतन सिंह जी, सिर्फ पद्मिनी ही इतनी सुंदर नहीं है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर जितनी रानियां हैं वो सारी की सारी जो है बहुत रूपवती है, बहुत लावण्य है। न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ 1600 रानियां और जो है आपके खेमे में आ रही है, और जैसे ही हम आएंगे आप जो है रतन सिंह को वहां से रवाना करोगे, हम यहां से रवाना होंगे। आप राजा जी को छोड़ दीजिए, हम यहां से आएंगे, और जो भी होगा डील फाइनल हुई। रतन सिंह और भी राजा अलाउद्दीन और भी राजी हुआ, अलाउद्दीन जो सेनापति हाबे भी राजी हुआ कि कोई बात नहीं, अपने को सामने से ऑफर मिला है, चलिए एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार है। पद्मिनी ने चाल चली, गोरा बादल के नेतृत्व में 1600 पालकियां जो सजाई गई थी रानियों को जो उसमें भेजने के लिए, उसके अंदर बैठे थे हथियारबंद सैनिक इनके, वो भी कुशल योद्धा 1600, ठीक है। अब वो जो है यहां से पालकियां चलती है, अलाउद्दीन खिलजी देकर राजी हो गए, हाँ पालकियां रवाना हो गई, यहां से रतन सिंह को रवाना कर दिया जाता है। जैसे ही रतन सिंह क्रॉस करके वहां चले गए उस तरफ, और जैसे ही यहाँ पे गोरा, वो पद्मिनी और वो थोड़ी आए थे, ये तो चाल थी, इन्होंने भी चाल चली। यहाँ पे गोरा बादल और उनके नेतृत्व में आए थे क्या, सैनिक, उन्होंने जो है वहां पे दावा बोल दिया। साथ ही साथ रतन सिंह ने भी फिर आक्रमण कर दिया। दुर्ग के दरवाजे तो खुल ही चुके थे, आमने सामने की लड़ाई होनी थी, आमने सामने की लड़ाई होनी थी, और भीषण संघर्ष होता है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये तो जो बात कही थी वो हुई नहीं। उनके पास में सेना बड़ी थी, सल्तनत की जो सल्तनत काल की इनकी सुल्तानों की सेना ज्यादा थी। दिखती बात है कि पीछे बचने की कोई उम्मीद है नहीं। रतन सिंह जी ने केसरिया धारण कर लिया, और अब तो इनको जितनों को मारते हैं उतनों को मार के मरना है, ठीक है। हमारा ये जो शरीर है वो हमारी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इनको भी हम कहीं का छोड़ेंगे नहीं। पीछे रानियों ने जो है पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर कुंड को सजाया, और के हम अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में समर्पित होना तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इन पापियों के दुष्टों के हाथ में पड़ के हमारे इस शरीर की मिट्टी का जो है, मिट्टी को खराब नहीं होने देंगे हम। इतनी शतरानियां, मतलब इतना ये तेज होना, इतना मतलब बलिदान की भावना होना, इतनी ये चीजें होना हर किसी के बस की बात नहीं है। कि मतलब पद्मिनी तो छोड़ो, साथ साथ 1600 रानियों ने जो है जौहर किया, और आज भी कहते हैं कि वो जौहर कुंड के आसपास
आज भी उनकी चित्कारें सुनाई देती है रात्रि के समय, ये बताया जाता है। तो वहां पे यहाँ पे तो केसरिया हो रहा है और उधर पीछे जौहर कुंड सज चुका है। यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है रतन सिंह और ये सारे वीरगति को प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को बचाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी लेट हो चुका था। रानियों ने अपने आप को जौहर कुंड में समर्पित कर दिया था और ऐसे हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। साका कहा जाता है जहां आदमी तो करेंगे केसरिया और स्त्रियां करेंगी जौहर, ठीक है। इस तरीके से पहला जो है साका होता है और ये रानी पद्मिनी की कहानी जो पद्मावत के अनुसार है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी उसके अनुसार है। अब कई जने इसे कपोल कल्पित बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया है वो साम्राज्यवादी नीति के कारण किया है। समर सिंह ने इनको यहां से निकलने का मार्ग नहीं दिया था, इस कारण किया है। और महत्वाकांक्षा के कारण, सीमा विवाद के कारण, इस कारण आक्रमण किया है। कभी कोई राजा किसी रानी को चाहने के लिए और इस तरीके से नहीं कर सकता, ये बताते हैं कि इस घटना के बाद जब जौहर वगैरह हो गया, इसके बाद में अलाउद्दीन इतना क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया कि चित्तौड़ के 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया उसने गुस्से के अंदर। ये चीजें जो है इतिहास के अंदर इस तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है। अब ये कुछ कपोल कल्पित है और कुछ मानते हैं कि ये वास्तविक है, ठीक है। इस तरीके से स्टोरी रही है रानी पद्मिनी की। अगली बात समझ, ठीक है। चल अब देखो, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार जो होता है 26 अगस्त 1303 को होता है। चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर इनका शाही शिविर लगता है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी रुकता है। और युद्ध कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन अपने पुत्र खिज्र खां को देता है। वहां पर उसका प्रशासन जो है खिज्र खां को देता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ का नाम जो रखा जाता है वो खिजराबाद रखा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगली स्लाइड में बताता हूं। अब देखो, फलानी किताब में ओ लिखियोड़ो गुरुजी, ढिकनी किताब में ओ लिखियोड़ो, मैं वो पढ़ियो, ए कमेंट मत करिया करो। सभी किताबों में थोड़ा बहुत फेरबदल आता है, या तो अपने लेवल पे उसका समाधान कर दिया करो कि गुरुजी हमने ये पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ाया, सही क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सही था वो तो मैंने पढ़ाया, उसी चीज को मुझसे मत पूछा करो वापस। आपने कहीं पढ़ा है तो उसको वेरीफाई या आपका कंफ्यूजन जो है अपने लेवल पे दूर करें कि हमने ये पढ़ा, सर ने ये पढ़ाया, अब इसमें क्या सही हो सकता है, उसका शोध थोड़ा सा खुद कर लो, ठीक है। तभी मैच्योर बनोगे, तभी सिलेक्शन के लायक बनोगे, नहीं तो फिर पूछते ही रहोगे। इस वैकेंसी में भी पूछोगे, अगली में भी पूछोगे, अगली में भी पूछोगे। इसलिए इस लायक बनो कि ये सारी चीजें छोटी मोटी पूछनी नहीं पड़े, तो सीधे यही इस वैकेंसी में ही लग जाओगे। जब इस लायक बन जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खारा लगेगा लेकिन सही है। चलो, रावल रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल, ये कौन थे? चाचा और भतीजा थे, यानी कि पद्मिनी के चाचा और पद्मिनी के भाई थे। आगे बात समझ। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन द्वारा नाम क्या दिया गया? खिजराबाद दिया गया। और सौंपा किसे था? खिज्र खां को सौंपा था। खिज्र खां को सौंपा था। और खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन का पुत्र था, अलाउद्दीन का बेटा था, ठीक है। अलाउद्दीन और रतन सिंह के संघर्ष की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन थे? पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। अलाउद्दीन अपने क्या कहते हैं, अमीर खुसरो जो इसके साथ ही रहता था, अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फतेह, उसके अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है। और दशरथ शर्मा और ये भी इनकी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, इनके संघर्ष की। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया है, वो मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि पद्मावत के अंदर जो मैंने स्टोरी बताई है वो पद्मावत के अकॉर्डिंग है, जो 1540 की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, शेरशाह के समय लिखी हुई। हाँ, आगे बात समझ। और देखो, जोहर करा दियो पूरा चित्तौड़, इलेक्शन करा बटे, इलेक्शन की तैयारी करार, और जोहर भी थार करा दियो, ठीक, साको करा दियो। हम थे ले स्क्रीनशॉट। रावल शाखा का अंत हो गया है, इसी के साथ में रतन सिंह के साथ रावल शाखा का अंत होता है, ठीक है। खिज्र खां के अंदर आ गया है ये। खिज्र खां फिर जाता है दिल्ली, तब मालदेव सोनगरा के पास में छोड़ के जाता है। मालदेव का पुत्र बनवीर, यानी कि जय सिंह भी बोलते हैं जिसको, बनवीर, उसके अधीन आ जाता है और उसको हराकर मीर वापस इस पे अधिकार करेगा, जो मैं बता रहा हूं आगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इतिहास में तो बहुत मजो है रहे थे, अगर ढंगू पढ़ो नहीं तो इतिहास में घणो मजो है। अब इस संघर्ष में जो 1303 का जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष में देखो अपन ने पढ़ा था कि एक तो राहत जो सिसोदा ग्राम में जाके जो है राणा शाखा की स्थापना करता है, उसी का वंशज था एक लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने 1303 के युद्ध में साथ दिया था और वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पोता था, उनका पोता यानी उनका बेटा था अरिसिंह, अरिसिंह का बेटा था हमीर, उनका पोता था राणा हमीर,
राणा हम्मीर हम्मीरदेव चौहान नहीं है। हम्मीरदेव चौहान अलग है, राणा हम्मीर अलग है, इसलिए कभी मिक्स मत करना। इस हम्मीर के पिता का नाम था अरि सिंह, ठीक है, और राणा हम्मीर वो जयसिम्हा वाले वो अलग है। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहां पे जो है लक्ष्मण देव, क्या नाम है ध्यान रखना, मैंने यहां लिखा भी है, चलिए कोई बात नहीं। पिता का नाम इनके क्या था? अरि सिंह। अब क्योंकि सिचुएशन क्या आएगी थी, मेवाड़ निकल गया था हाथ में से एक तरीके से, ठीक है, मेवाड़ की ही शाखा सिसोदा ग्राम में अभी भी थी, तो वहां के जो है हम्मीर ने यहां पे आक्रमण करके 1326 की बात है, यहां पे आक्रमण करके और बनवीर को हरा के वापस जो है इस पे अधिकार किया, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हम्मीर को। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। इसके अलावा देखो इसके उपनाम है विषम घाटी पंचानन, ये कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ शिलालेख में कहां मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। विषम घाटी पंचानन यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है वो बता दिया। अब देखो ये सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण देव के पोते थे। अब मैंने लक्ष्मण देव कौन था ये भी आप लोगों को बता दिया, राहत का वंशज था, ठीक है। चलिए, मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर, या कई जगह आपको इसका नाम क्या देखने को मिलेगा? जय सिंह, या जैसा भी कहते हैं। जय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार किया किसने? हम्मीर ने किया है, ठीक है। और हम्मीर ने एक दिल्ली के यानी ये पूछे राणा हम्मीर का समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसको क्या कहा जाता है? एमबीटी। इतिहास के विद्यार्थी इसको एमबीटी के नाम से ही पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका समकालीन शासक था। 1336 के आसपास इसने सिंगोली का युद्ध किया। ये सिंगोली वाला स्थान बांसवाड़ा के इर्द गिर्द पड़ता है, ठीक है। सिंगोली का युद्ध इससे राणा हम्मीर ने एमबीटी से लड़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक से। रहेगी बात दिमाग में, फिट होगी ना? है राणा हम्मीर, यानी कि अब जो अपन शाखा या अब वंशज जो आगे पढ़ेंगे जितने भी आगे, वो सारे के सारे राणा कहलाएंगे, राणा वंश के होंगे। अभी इससे पहले रतन सिंह तक पढ़े वो रावल थे, ठीक है। बापा रावल रतन सिंह, ये सारे रावल थे, रावल श्याम सिंह वगैरह सारे। और अब पढ़ेंगे वो राणा है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि राणा कौन थे, रावल कौन थे। मैं हकीकत बताऊं, जब हमने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की, हमें ये डाउट क्लियर करने वाला, ये इस तरीके से क्लियर करने वाला कोई नहीं मिला मुझे तो, कि ये राणा भाई ऐसे हुए, रावल ऐसे हुए, ये चीज ऐसे है वैसे है। आज आपके पास में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ न सिर्फ मेरा बल्कि पूरा यूट्यूब या कोई भी जो विद्वान टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, वो सारे के सारे आपको ये चीजें क्लियर करवाते हैं। तो अपने आप को शुक्रगुजार मानो कि आप इस दौर में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, ठीक है। बाकी तो हम तो जैसे कि सिर्फ खुद के लेवल पे पढ़ना होता था, आप लोगों के पास में बहुत अच्छी सुविधा हो गई है अब कि आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती है, अच्छे से अभ्यास करने को मिलता है। हम तो हमारे समय अभ्यास सीरीज ही नहीं मिलती थी, हम तड़पते थे इनके लिए, पूरे तड़प जाते, फिर भी ढंग की अभ्यास सीरीज नहीं मिलती थी कहीं भी, मतलब ऑफलाइन ही नहीं मिलती थी, ऑनलाइन तो छोड़ दो आप। तो आप लोग तो बहुत अच्छे दौर में तैयारी कर रहे हो, इसका फायदा उठाना। कभी भी किसी की बातों में आके अपने कैरियर को खराब मत करना और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि कोई दूसरा आपका फायदा नहीं उठाए, ठीक है। तो ये चीज है, आपको इस तरीके से याद रखनी है। लो स्क्रीनशॉट फटाफट, बड़ा आगे। हम जो पूछता ना कि गुरुजी 7-8 क्लासें क्यों लगेगी मेवाड़ के अंदर, इसलिए लगेगी, देख लिया आज की क्लास में, इसलिए लगेगी क्योंकि एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ेंगे। बार बार ये चीज थोड़ी पढ़नी है अपन को। और यूट्यूब पे तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्लास मिलती है आप लोगों को, डेस्क्रिप्टिव तो बहुत कम मिलती है। तो यहाँ तो आपने ज्यादातर तो डेस्क्रिप्टिव चलती है सारी की सारी। लेकिन जब जो पढ़ रहे हो, जैसे ही वो पूरा हो जाता है, ये भी जैसे मेवाड़ के भी टेस्ट सारे के सारे जुड़ चुके हैं, जब पढ़ लो उसके बाद में अभ्यास जरूर करना, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रहेगी। हमने अभ्यास के साथ में उसको पूर्णता दी है, अभ्यास की व्याख्या के साथ में, इसीलिए आपको रिमाइंड करवाया जाता है। जब सोल्ड आउट हो जाएगी उसके बाद रिमाइंड करना हम करवाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आपके करियर के देखो डिसीजन कुछ आपको ही लेने पड़ते हैं, कोई दूसरा आपके करियर के डिसीजन नहीं ले सकता। चलिए, आज की क्लास तो अपन ने सही तरीके से पढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। अब कल की परिस्थितियां भी अनुकूल हो और रिकॉर्ड कर पाऊं, ये मैं तो दुआ कर रहा हूं, बाकी आप लोग भी करना, क्यों कल भी शाम तक ही पता चलेगा कितना काम है, कैसे है। हर रोज के टास्क आ रहे हैं, लेकिन मजा आएगा। मुश्किल है लेकिन मजा आएगा, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।